नमस्कार साथियों, आज का टेस्ट सीरीज़ बिहार सिविल कोड प्यून पोस्ट के लिए है। यह टेस्ट सीरीज़ नंबर 6 है। इससे पहले की और 5 टेस्ट सीरीज चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा वैसे छात्र जो क्लर्क, रीडर और स्टेनोग्राफर के लिए आवेदन दिए हैं उनका भी सेट प्रैक्टिस कराया गया है, जिसमें कि 1 से 18 तक सेट प्रैक्टिस कराया गया है। उसका भी लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे वहां से उन सभी वीडियो को देख पाएंगे। इस चैनल पर आपको जो भी टेस्ट सीरीज कराया जाता है एनालाइज, वो फुल एनालाइज होता है, जिसमें कि आप बारीकी से समझेंगे। और इसमें फुल एनालाइज होने का मतलब है कि आपको हर क्वेश्चन का सवाल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आइए चलते हैं सवाल की ओर। तो इसमें जो पहला सेक्शन है आपका हिंदी का सेक्शन है। हिंदी के सवालों को हम जानेंगे। हिंदी के सेक्शन में पहला सवाल पूछा गया है आपका, विलोम शब्दों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है। इसमें विलोम शब्द बताना है। तो देखिए, आस्तिक जो भगवान में विश्वास करता है, नास्तिक जो कि भगवान में विश्वास नहीं करता है। तो आपका जो ऑप्शन सी है, यही ऑप्शन में जो है शब्द एक दूसरे का विलोम दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। और बाकी सभी में जो है क्रोध, गुस्सा, महात्मा, संत, ये सभी एक दूसरे का समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। फूल झरना। फूल झरना का अर्थ होता है बहुत प्रिय वचन बोलना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगर इसका सेंटेंस में वाक्य बनाने के लिए कहा जाए तो आप किस तरह से बनाएंगे। वह ऐसे बोलता है जैसे मानो फूल झर रहा हो, मतलब वह इस तरह से बात करता है कि बहुत प्रिय वचन बोल रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर सेट का जानकारी मिलता रहे। इसमें बोला गया है जो पढ़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपठनीय, ऑप्शन सी। अपठित का अर्थ होता है जो पढ़ा ना गया हो। ठीक है। अकथनीय जो कहा ना गया हो, अकथनीय। पठित जो पढ़ा गया हो उसे पठित कहते हैं। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। हिरन। हिरन का पहले आप समानार्थी शब्द लिख लेंगे। मृग, सारंग, कृष्णसार, कुरंग, ये सभी जो है आपका हिरन का समानार्थी शब्द है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। गज का अर्थ होता है आपका हाथी। ठीक है। दादुर का अर्थ होता है आपका मेढक। केसरी का अर्थ होता है आपका सिंह। ठीक है। गज का अर्थ होता है हाथी, दादुर का अर्थ मेढक, केसरी का अर्थ सिंह। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए नंबर सही है, निरामिष। निरामिष का अर्थ होता है जो मांस मछली नहीं खाता है, अर्थात मांस रहित व्यक्ति को निरामिष कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट दोस्तों, इस चैनल पर क्लर्क पोस्ट के लिए 1 से 18 तक का सेट प्रैक्टिस कराया गया है। अब लगभग इसमें जो है 2 सेट मात्र बचा है। ठीक है। 30 तारीख से जो है आपका यूनिक पब्लिकेशन का बुक से टेस्ट जो है सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो आप चैनल से जुड़े रहें और इन वीडियो को देखते रहें, क्योंकि प्यून, क्लर्क, रीडर या स्टेनोग्राफर सभी के लिए हिंदी और इंग्लिश सेम ही है। तो आप किसी का भी इंग्लिश हिंदी देखते हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलते हैं सवाल की ओर। इसमें पूछा गया आपका युद्ध करने की प्रबल इच्छा, इसके लिए एक सार्थक शब्द बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका युयुत्सा, जो कि ऑप्शन ए में है। युद्ध करने की प्रबल इच्छा मुहावरा है, इसका अर्थ होगा युयुत्सा। दुर्जय का अर्थ होता है आपका जिस पर विजय पाना मुश्किल हो या कठिन हो। ठीक है, जिस पर विजय पाना कठिन हो। अजात शत्रु का अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु ना हो। युयुत्सु का अर्थ होता है आपका योद्धा या युद्ध करने वाला। ठीक है, युयुत्सु का अर्थ होता है योद्धा। नेक्स्ट दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि प्रत्येक प्रश्न का एनालाइज किया जाता है,
जिससे कि आपका जो है हर कन्फ्यूजन दूर हो सके एवं इससे संबंधित जो भी हिंदी ग्रामर होगा हम उसको भी कवर करते चलेंगे, ताकि आपका जो है एक सेट बनाने से आपका ये क्लियर हो जाए कि लगभग 4-5 सेट क्लियर रहे। ठीक है, तो आप वीडियो को ज़रूर शुरू से अंत तक देखिए। यदि आपको इससे कुछ ज्ञान की बातें मिलती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। इसमें पूछा गया आपका झगड़ा का समानार्थी शब्द बताना है। तो झगड़ा का समानार्थी शब्द होता है, लिख लीजिए आप, कलह, तकरार, मतभेद, द्वंद्व। ये सभी जो है आपका झगड़ा का समानार्थी शब्द है। तो यहाँ पूछा गया तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है खर पर्यायवाची शब्द है। खर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गधा। खर का पर्यायवाची क्या होता है? गधा, जो कि ऑप्शन सी में है। खर का अन्य पर्यायवाची शब्द होता है जिसको कि आप लिखेंगे गर्दभ, धूसर, वैशाख नंदन। ठीक है, वैशाख नंदन, ये सभी जो है गधा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट, देखिए इस सवाल में पूछा गया आपका एक अलंकार दे दिया गया है। इस सवाल में पूछा गया है एक काव्य का पंक्ति दे दिया गया है, कनक कनक तय 100 गुनी मादकता अधिका, या खाए बौड़ा जग व पाए बौड़ा। इसमें पूछा गया है कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो इसमें सवाल का जवाब देने से पहले आपको हम अलंकार के बारे में समझा देते हैं कि श्लेष अलंकार क्या होता है, यमक अलंकार क्या होता है, रूपक अलंकार क्या है, उपमा अलंकार क्या है। उसके बाद जो है आप आसानी से इन सभी प्रश्नों का जवाब दे देंगे। तो आइए चलते हैं, पहले सीखते हैं कि अलंकार क्या है। लीजिए कि अलंकार क्या है। जैसे मनुष्य लोग क्या करता है, अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण का प्रयोग करता है, ठीक उसी प्रकार जो है ना काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि काव्य जो है अच्छा दिखे, अच्छा सुहावना लगे पढ़ने में। ठीक है, तो उसी को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार कई प्रकार का होता है, तो इस समय जो ऑप्शन में अलंकार दिया गया उसके बारे में सीखेंगे। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का पहचान क्या है? एक शब्द में जो है एक से अधिक अर्थ होगा। जैसे देखिए एक काव्य दिया गया है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानिस चुन। यहाँ देखिए पानी यहाँ भी आया है, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है। ठीक है, आपका 3 जगह पानी है, लेकिन इन पानी का एक अर्थ बता रहा है मोती, इस पानी का अर्थ बता रहा है मानुष, तीसरे पानी का अर्थ बता रहा है चुन। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही पानी है लेकिन सबका अलग अलग अर्थ है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? श्लेष अलंकार। ठीक है, तो अगर आप ट्रिक के माध्यम से याद रखना चाहते हैं तो सीधा क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे, जो काव्य की पंक्ति दी गई होगी उसमें आप एक वर्ड खोजेंगे, एक वर्ड देखेंगे दूर दूर है या नज़दीक में है। अगर दूर दूर मिलेगा समझ जाइएगा कि श्लेष अलंकार है। जब यही चीज़ हाइफन से साथ में रहेगा तो वो होगा आपका यमक अलंकार। तो यहाँ पे देखिए दूर दूर है तो श्लेष अलंकार हो गया। ठीक है, तो ट्रिक से आप कम समय में बना लेंगे। वैसे अगर इसका अर्थ जानना चाहते हैं तो इस पंक्ति का अर्थ आपको हम समझा देते हैं। इसमें बोला कि राहिमन पानी राखिए, इस पानी का अर्थ होता है मोती या चमक। कहने का मतलब है कि अपना चमक बनाए रखिए तभी आपकी वैल्यू है। ठीक है, बिन पानी सब सुन, इस पानी का अर्थ है कि आपका करेक्टर अर्थात प्रतिष्ठा। अगर आपकी प्रतिष्ठा चली गई तो आप किसी भी मोल भाव के नहीं रहेंगे, आप बेकार हो गए। तो सुन मतलब क्या? आपका इज्जत चला गया तो आप कुछ नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर इस पानी का अर्थ होता है जल। अगर कोई आपको ईर्ष्या से जलाए चाहे किसी अन्य माध्यम से जलाए, अगर आप उब गए तो आपका सारा किया धरा है चौपट हो जाएगा। तो सब पानी का यहाँ अलग अलग अर्थ है, इस वजह से ये श्लेष अलंकार है। अगर आप इतना भी नहीं समझते हैं, सीधा देखिएगा कि एक वर्ड दूर दूर है या नहीं, सेम जैसा दूर दूर होगा वो श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यमक अलंकार के बारे में समझते हैं। इसमें देखिए एक ही शब्द जो है आपका 2 बार आएगा। ठीक है, मतलब बार बार पुनरावृत्ति होगा। जैसे यहाँ देखिए कनक कनक आया, तो ये आपका हो गया यमक अलंकार। ठीक है, अब देखिए इससे तो आप पता कर लिए कि एक ही शब्द 2 बार आएगा। ठीक है, यहाँ पे कनक कनक के बीच में हाइफन होगा, तो इस तरह का अगर पंक्ति दिया रहेगा तो आप यमक अलंकार समझिएगा। वैसे ये क्या कहना चाह रहा है इसके बारे में समझ जाइए।
देखिए क्या बोला है, कनक कनक तय 100 गुनी मादकता अधिका है, वो खाए बौड़ाए जग या पाए बौड़ाए। इस कनक का अर्थ होता है आपका सोना, इस कनक का अर्थ होता है धतूरा, अर्थात पहला वाला सोना का अर्थ में क्या बोला गया है, देखिए वाह खाए बौड़ाए जग वाह पाए बौड़ाए। अगर इस कनक को जो है खा लिया अर्थात धतूरा खा लिया तब भी बौड़ा गया, और इस कनक का अर्थ क्या हुआ, या पाए बौड़ा, मतलब कि अगर उसको गोल्ड दे दिया जाए, सोना दे दिया जाए, धन संपत्ति ज़्यादा हो जाएगा तब भी वो बौड़ा जाएगा। ठीक है, तो यही कनक है जो कि एक ही वर्ड है लेकिन अर्थ अलग अलग हो रहा है। ठीक है, तो पहला वाला जो एक कनक है इसको बोला गया है कि खाने पर बौड़ा जाता है, तो इसका मतलब इसका धतूरा अर्थ हो गया। ये दूसरा वाला कनक अर्थ क्या हो गया, सोना हो गया। तो आप समझ गए, एक ही वर्ड रहेगा, अलग अलग रहेगा हाइफन से, तो आपका यमक अलंकार होगा। ठीक है, देखिए उपमा अलंकार समझते हैं कि क्या है। उपमा अलंकार में है कि हम किसी भी वस्तु का जो है किसी से तुलना करते हैं। ठीक है, तो उसको उपमा अलंकार करते हैं, जिसमें सा, जैसा, सदृश, समान ये सब वर्ड रहेगा। ठीक है, जैसे देखिए एक उदाहरण लिए हैं, मुख चंद्र सा है, यहाँ पे सा आ गया, इसका मतलब क्या है, ये उपमा अलंकार है। मुख जो है आपका उपमेय है और चंद्र जो है आपका उपमान है। इसको समझते हैं उपमेय और उपमान क्या है। उपमेय मतलब कि जो आपके सामने व्यक्ति होगा अगर उसका तुलना किसी दूसरे चीज़ से आप करेंगे, ठीक है, जैसे बोलते हैं शीला चंद्रमा जैसी है। ठीक है, तो यहाँ पर शीला आपके सामने होगा तभी आप बोल रहे हैं शीला चंद्रमा जैसे, तो जो सामने में होता है उसको कहते हैं क्या, उपमेय। और जो दूर में होता है जो कि सामने में नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उपमान। तो यहाँ चंद्रमा उपमान हो गया और शीला क्या हो गया, उपमेय हो गया। ठीक, उसी तरह से मुख क्या हो गया, उपमेय हो गया, चंद्र क्या हो गया आपका, उपमान हो गया। तो उपमा और उपमेय समझ गए। अगर इसको और भी सरल माध्यम से याद रखना चाहते हैं तो देखिए जो सामने में होता है अगर उसका किसी से तुलना करते हैं तो जिससे तुलना करेंगे तो उसको मान लेंगे, वास्तव में तो वो आदमी उसके जैसा तो होगा नहीं, लेकिन कुछ गुण उसका देखकर बताया जा सकता है कि ये इसके जैसा है। ठीक है, तो जिसके जैसा मान लिया जाता है उसको उपमान कहेंगे। मान मतलब क्या, मान लिए। तो आप उपमा अलंकार भी समझ गए। अब आगे देखते हैं, रूपक अलंकार उपमा अलंकार के ही तरह है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है कि सा, जैसा ये सब वर्ड जो है छिप जाता है। इसमें टोटली जो है ना एक जैसा हो जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये 1 रुपये का सिक्का है, ठीक है, और ये 10 रुपये का सिक्का है, तो ये 1 रुपये का सिक्का को हम कह सकते हैं ना कि 10 रुपये सिक्का के जैसा है, क्योंकि ये भी गोल है, ये भी गोल है, ये भी धातु का बना है, ये भी धातु का बना है। तो ये आपका क्या हो गया, एक तरह से उपमा अलंकार। लेकिन अब इसी चीज़ को क्या रूपक अलंकार कहेंगे, नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि 1 रुपये का सिक्का का जो वैल्यू है वो 10 रुपये के वैल्यू के बराबर नहीं है। मतलब हर गुण, रूपक अलंकार में क्या है, हर गुण समान होना चाहिए, और उपमा अलंकार में 1-2 गुण नहीं भी है तो चलेगा लेकिन 90% मैच होना चाहिए। अब जैसे रूपक अलंकार क्या है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा 1 रुपये का सिक्का है, इसका जो तुलना फिर दूसरे 1 रुपये वाले सिक्का से करें तब ये हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे में 100% रूप में, आकार में, आकृति में, गोलाई में, लंबाई में, चौड़ाई में सेम है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। तो इसमें क्या होता है, जो उपमा अलंकार का पहचान है वो छिप जाता है। तो यहाँ जो बोला गया है उदाहरण में मुख चंद्र है, इसका मतलब मुख जो है टोटली चंद्रमा के ही समान हो गया। अब इसमें कोई भी डिफ़र नहीं है, टोटल का टोटल गुण मिल रहा है। मतलब अगर चंद्रमा चमक रहा है तो मुख भी चमक रहा है, चंद्रमा गोल है तो मुख भी गोल है। ठीक है, तो आपको ये बातें सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है, इतना आपको याद रखना नहीं है एग्ज़ाम में, बस ट्रिक के माध्यम से सवाल कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं सवाल की ओर। देखिए इसमें बोला गया कनक कनक तय 100 गुनी। देखिए यहाँ कनक आया एक वर्ड, कनक आया एक वर्ड, हाइफन से जुड़ा हुआ है, इसको कौन सा अलंकार कहेंगे, यमक अलंकार। जब एक ही जैसा 2 शब्द आ जाए और हाइफन से जुड़ जाए तो यमक अलंकार। जब यही शब्द कनक कनक दूर दूर रहता है, एक यहाँ पे रहता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दूर दूर रहता है, तब क्या बोलते हैं, श्लेष अलंकार। उपमा अलंकार में क्या है, जैसा, ये जैसी या समान ये सब दिख जाना था, तो उपमा अलंकार। रूपक अलंकार में क्या है, इसी के जैसा अर्थ बताएगा, उपमा के जैसा है, बल्कि जैसा, सा ये सब मीनिंग जो है छिप जाता है। तो यहाँ पर आप चारों अलंकार के बारे में समझ गए।
और इसका सही उत्तर भी आप खुद से कर लेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका यमक अलंकार। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है आपका पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो सही उत्तर है आपका प्रायश्चित, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है निम्न में से तत्सम शब्द बताना। तत्सम बोले तो अर्थात संस्कृत वाला वर्ड बता देना है। तद्भव बोलेगा तब आपको हिंदी रूपांतरण, मतलब संस्कृत का हिंदी रूपांतरण, ठीक है। यहाँ पे तत्सम पूछा गया, तो यहाँ पे संस्कृत ऐसा कौन सा शब्द लग रहा है, वही आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब शब्द है संस्कृत शब्द, यही उत्तर हो गया आपका। नेक्स्ट, देखिए इस सवाल में बोला गया आपका व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सही उत्तर है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको पता होगा कि संज्ञा के 5 भेद होता है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और एक होता है आपका भाववाचक संज्ञा, ठीक है। द्रववाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिसको नापते या तौलते हैं, ठीक है, जैसे तेल, घी, जिसको नापा या तौला जाए, सोना, ये सब क्या द्रववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जिससे जाति का बोध होता है, जैसे कोई भी जाति, जैसे मान लीजिए जानवर बोलेंगे तो कोई भी जानवर हो सकता है। शिक्षक बोलेंगे, शिक्षक में कोई भी शिक्षक हो सकता है। तो ये हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होगा कि स्पेशल उसी को इंडिकेट किया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं पटना, पटना एक शहर है, तो शहर तो बहुत सारा है, लेकिन जब पटना बोल दिए तो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर यही शहर बोलते हैं तो हो जाता है आपका जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि शहर में कोई भी शहर हो सकता है, दिल्ली भी हो सकता है, पंजाब भी हो सकता है। तो आप समझ गए व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। अब समूहवाचक देखते हैं। समूहवाचक में क्या आता है? भीड़ का बोध होगा या झुंड का बोध होगा, ठीक है। जैसे क्लासरूम क्या झुंड में रहता है, ठीक है। अंगूर का गुच्छा, ये भी क्या चीज़, झुंड में रहता है। तो ये सब क्या हो गया आपका समूहवाचक संज्ञा होगा। एक होता है भाववाचक संज्ञा, इसमें क्या है विचार या भाव का पता चलता है, जैसे मिठास, तीतापन, खट्टापन, बुढ़ापा, ये सब क्या है भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो शुद्ध है आपका बुनियाद सही है, सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। समुदाय आपका जो है इस तरह से लिखाएगा, मोह में हर्षू कर होगा, यहाँ पर दृघु कर दिया गया, ये हर्षू कर होगा। ज्योतिषी इस तरह से लिखाएगा, ज्यो तो में हर्षी कर, मूर्धन सो दीर्घी कर, ये आपका ज्योतिषी इस तरफ से लिखाएगा। मुसीबत में सौ में जो है आपका दीर्घी कर होगा, हर्षी कर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका समास बताना है, ठीक है। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय कौन सा समास है? तो पहले आप समास के बारे में जानेंगे। वैसे समास के बारे में जो है कई बार हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप वीडियो रेगुलर देखते हैं तो यहाँ पर आप स्किप आउट कर सकते हैं, नहीं तो आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि समास का नियम पढ़े रहेंगे या ट्रिक जाने रहेंगे तो आप किसी भी वर्ड को जो है समास के रूप में तोड़ सकते हैं कि ये कौन सा समास आएगा, ठीक है। जो पढ़ चुके हैं वो नोट्स बना लेंगे, क्योंकि पिछली बार जो भी मैंने बताया था वो सब थोड़ा बहुत करके बताया था, लेकिन इस बार नोट्स बनाने के तौर पर आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए समास क्या है, दो या दो से अधिक पद से मिलकर कोई नया सार्थक शब्द बनता है, उसको समास कहते हैं। जैसे मान लीजिए राजपुत्र है, तो ये क्या शुद्ध होता है? राजा का बेटा या राजा का पुत्र। तो इसी से एक शब्द अगर हम बनाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? राजपुत्र, ठीक है। यहाँ देखिए राजा एक पद आया, पुत्र 2 पद हुआ, तो 2 पद से मिलकर बना शब्द तो राजपुत्र हो गया। इसी तरह से नीलकमल। अब जानेंगे कि समास का जो है आपका 6 भेद होता है, ठीक है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अब सबका ट्रिक जानेंगे, अर्थात पहचान कि किस समास का क्या पहचान है, ताकि उस वर्ड को हम पहचान पाएँ। तो अव्ययी भाव समास में जो पहचान होता है, पहला वर्ड जो है आपका अनु रहेगा या आ रहेगा या प्रति या भर या यथा। तो आप समझिएगा कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण, जैसे देखिए प्रति से प्रतिदिन बन गया, आ से आजन्म हो गया, यथा से यथासंभव बन गया, अनु से अनुरूप हो गया,
भर से भरपेट हो गया, प्रति से प्रतिदिन या प्रतिकूल। ये सब पांचों जो वर्ड हैं, अगर इस टाइप का कुछ भी शुरुआत में वर्ड मिलेगा तो आपका हो गया अव्ययी भाव समास। अब समझेंगे हम तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का पहचान क्या है? जब आप वर्ड को तोड़ेंगे तो उसमें कारक का चिन्ह दिखेगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए का आया, राजपुत्र को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे आप? राजा का पुत्र, तो यहाँ पे का आया। जब कारक का चिन्ह आएगा तो समझिएगा कि तत्पुरुष समास है। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला को तोड़ेंगे तो क्या कहेंगे? प्रयोग के लिए शाला, तो यहाँ पे क्या आया? तो क्या है? कारक का चिन्ह है, ठीक है। तो जब कारक का चिन्ह पता चले तोड़ने पे तो वो होगा आपका तत्पुरुष समास, ठीक है। धनहीन, धन से हीन, से कारक का चिन्ह। पाप मुक्त, से हो गया आपका कारक का चिन्ह। तो कारक का चिन्ह के बारे में जान लेते हैं। कारक का जो चिन्ह है यहाँ पे है, तो इसमें कारक का जो है 8 भेद होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, ये से का अर्थ होता है जुड़ाव, जैसे वह कलम से लिखता है तो साथ में है कलम, तब वहाँ से का अर्थ हुआ करण से, ठीक है। संप्रदान को के लिए, अपादान से, इस से का अर्थ होता है अलगाव। अलगाव कहने का मतलब है कि अलग हो रहा है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है। पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पर से क्या हो गया? पेड़ से अलग हो गया पत्ता, तो ये वाला से अर्थात अपादान का चिन्ह है, ठीक है। संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे जी। तो इसमें जो 8 विभक्ति आपको दिखाए, तो इसमें जो है आपका 8वां और पहला, ये जो है तत्पुरुष में ये दोनों विभक्ति का चिन्ह नहीं मिलेगा आपको, यही 6 का विभक्ति का चिन्ह मिलेगा, तो जो कि आपका तत्पुरुष समास कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा तत्पुरुष में एक और समास आता है जो कि नई समास कहलाता है। इसका प्रयोग बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये ना कहीं बराबर याद रखिए, लेकिन याद रख लीजिए, कभी कभी हो सके अगर एग्ज़ाम में दे दे इस तरह का सवाल तो आपको याद रहना चाहिए। इसका पहचान नए समास का क्या अर्थ है? नकारात्मक वर्ड, अर्थात ना का अर्थ देगा, जैसे अधर्म, अनिष्ट, अनावश्यक, नापसंद, मतलब नहीं के सेंस में रहेगा वर्ड तो आपका नए समास हो जाएगा। जैसे इसका पहचान हो गया आपका अ रहेगा आगे में, अन रहेगा, ना रहेगा या गैर रहेगा, ठीक है। गैर मौजूदगी, गैर से क्या बन सकता है? गैर मौजूदगी, ये आपका नए समास हो जाएगा। तो आप 2 समास सीख गए, तत्पुरुष और अव्ययी। अब चलते हैं कर्मधारय समास की ओर। देखिए कर्मधारय समास आपको बढ़िया से समझना है, क्योंकि स्टूडेंट्स अब कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अक्सर कंफ्यूज करता है, तो हम इसको थोड़ा अच्छा से समझ लेंगे ताकि कंफ्यूज ना करिए। देखिए इसका पहचान क्या है? पहला वर्ड विशेषण रहेगा, दूसरा वर्ड संज्ञा रहेगा, या पहले आगे संज्ञा हो जाएगा पीछे विशेषण, मतलब इतना याद रख लीजिए संज्ञा और विशेषण का मेल रहेगा, वो आपका कर्मधारय समास कहलाएगा। जैसे देखिए चरण कमल, चरण किसके जैसा है? कमल के जैसा है, तो यह हो गया आपका कर्मधारय समास। कमल नयन, नयन अर्थात आँख कैसा है? कमल के समान है, यह हो गया आपका कर्मधारय। महापुरुष, महान है जो पुरुष, मतलब पुरुष में भी महान, विशेषता बताया महान का, तो ये आपका हो गया कर्मधारय समास, ठीक है। अब इसी में एक वर्ड होता है कि यहाँ पर जैसे तोड़े तो आपका जो वर्ड टूटा तो ठीक है, अगर टूटने के बाद कोई विशेष अर्थ बताएगा तो वो हो जाएगा बहुव्रीहि, जो कि अभी आगे देखेंगे। यहाँ देखिए द्विगु समास है अगला। द्विगु समास में क्या होगा कि पहला वर्ड जो आपका संख्यावाची होगा, जैसे देखिए यहाँ 2 आया है, दोपहर मतलब क्या 2 आया है आगे, तो ये हो गया संख्यावाची वर्ड, तो संख्यावाची वर्ड आएगा तो द्विगु समास हो गया। चौराहा में चौ आया है, सप्ताह में सप्त माने क्या होता है? 7, तो संख्यावाची शब्द है 7, तो ये हो गया आपका द्विगु समास। त्रिकोण, त्रि का अर्थ क्या होता है? 3, तिरंगा का अर्थ क्या हुआ? 3 रंग वाला, तो 3 क्या हो गया? संख्यावाची। तो इस तरह का वर्ड जो है द्विगु समास कहलाता है, ठीक है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होता है? सहचर वर्ड रहेगा और हाइफन से जुड़ा होगा, जैसे आगे पीछे, भाई बहन, ऊपर नीचे, पाप पुण्य, नर नारी, छल कपट, इस तरह का जो भी वर्ड रहेगा वो द्वंद्व समास कहलाएगा। इस तरह से और भी वर्ड बन सकता है, ठीक है। पाप पुण्य, अमीर गरीब, ठीक है, इस सब टाइप से जितना भी वर्ड है वो आपका द्वंद्व समास है, सहचर वर्ड और हाइफन से जुड़ा रहेगा। आगे देखते हैं 6वां,
जो कि बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में क्या होगा कि विशेष अर्थ बताएगा, जो वर्ड दिया रहेगा उसका विशेष अर्थ। जैसे लंबोदर, यहाँ देखिए लंबा है, उदर का अर्थ क्या होता है पेट, तो इसमें भी आपका जो है संज्ञा और विशेषण का अर्थ बताता है। देखिए उधर पेट हो गया, लंबा क्या विशेषण है, लेकिन इसका एक विशेष और अर्थ होगा, तब समझ जाइएगा कि वो बहुव्रीहि समास है। जैसे गणेश जी, लंबोदर का अर्थ होता है गणेश जी, जिसका उदर लंबा है, तो ये विशेष अर्थ बताया गणेश, तो यह हो गया आपका बहुव्रीहि समास। इसी तरह से दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, तो इसका विशेष अर्थ बताया रावण, जब विशेष अर्थ बताएगा तो बहुव्रीहि समास। दशानन क्या हो गया आपका बहुव्रीहि समास। ठीक है। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, अर्थात कृष्ण जी या विष्णु जी, तो ये जो है पीताम्बर हो गया आपका बहुव्रीहि समास। अब इसमें से जो है कुछ वर्ड ऐसा है जो कि आपको बार बार कन्फ्यूज करेगा। देखिए इसमें क्या कन्फ्यूज करेगा, जैसे यहाँ पे देखिए नीलकंठ है, ठीक है, तो नीलकंठ को आप तोड़ेंगे, उसके बाद इसको कौन सा समास में रखेंगे, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, ठीक है, तो इसका अर्थ कुछ होता है। अगर क्वेश्चन में बहुव्रीहि समास ऑप्शन ना हो, ठीक है, तब हम उत्तर देंगे कर्मधारय समास। ठीक है, जैसे इसका अर्थ होता है आपका नीला है जो कंठ अर्थात शिव जी, ठीक है, शिव को बोला जाता है। अगर क्वेश्चन में बहुव्रीहि समास ना दिया रहे ऑप्शन, तब हम इसको जो है क्या मान लेंगे, कर्मधारय। ठीक है, अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में दिया रहे तब कर्मधारय को आंसर नहीं मानेंगे, तब मान लेंगे बहुव्रीहि को। समझ गए। उसी तरह से देखिए दशानन, इसमें देखिए दशानन 10 होता है, आगे का वर्ड तो 10 बोलेंगे, तो आप क्या बोलेंगे कि ये तो द्विगु समास है, द्विगु समास भी है ये। अगर इसका विशेष अर्थ अगर बोले कि रावण इसका विशेष अर्थ निकलता है, तभी आपका क्या हो जाएगा बहुव्रीहि भी हो जाएगा। तो आपका यहाँ दोनों सही है, द्विगु भी सही है, बहुव्रीहि भी सही, लेकिन जब ऑप्शन में ये दोनों रहेगा तो सही उत्तर बहुव्रीहि को माना जाएगा, तब द्विगु समास नहीं देना है उत्तर। ठीक है। उसी तरह से चतुर्भुज, 4 भुजा वाला विष्णु जी, तब हो जाएगा क्या बहुव्रीहि समास। अगर चतुर्भुज को सिर्फ 4 संख्या से तुलना करते हैं, तब हो जाएगा आपका क्या द्विगु समास। अब समझ गए समास। ठीक है, अब चलते हैं सवाल की ओर। इसमें बोला गया है जितेंद्रिय कौन सा समास है। इसका अर्थ क्या होता है, जिसने सभी इंद्रियों पर विजय पा लिया है। ठीक है, तो विजय पा लिया है तो इसका मतलब जितेंद्रिय, तो ये एक विशेष अर्थ बताया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसने सभी इंद्रियों पर विजय पा लिया उसको क्या कहते हैं जितेंद्रिय। तो सही उत्तर हो गया आपका बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है निश्चल कौन सा संधि है। जब निश्चल को तोड़ते हैं तो क्या बोलते हैं, निह जोड़ चल। ठीक है, तो ये आपका विसर्ग आया है, तो ये आपका हो जाएगा क्या विसर्ग संधि, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बोला गया वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है। देखिए हिंदी में जो है काल के बारे में समझना थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन आप सेंटेंस से आसानी से समझ जाएंगे। देखिए अपूर्ण भूत पूर्ण भूत, पहले इसमें अर्थ आपको समझा देते हैं। अपूर्ण भूत मतलब कि भूत काल में जो है काम पूरा नहीं हो पाया था, कुछ संदेह रह गया होगा, तो उसको हम अपूर्ण भूत कहेंगे। पूर्ण भूत का अर्थ है कि जो पूरा हो चुका होगा। ठीक है, जैसे पूर्ण भूत में उसने खाया था। ठीक है, उसने खाया था, यहाँ से स्पष्ट हो गया कि वह खा लिया था, खाना छोड़ा नहीं था, पूरा खा लिया था। तो यहाँ से ये हो गया आपका क्या पूर्ण भूत। अब अपूर्ण भूत में देखिए क्या होता है, जैसे वह जा रहा था। ठीक है, यहाँ पर एक अनुमान लगाया जा सकता है, वह जा तो रहा था, हो सकता है बाज़ार में कहीं रुक गया होगा, यहीं कहीं और चला गया होगा, घर जाना रहा होगा उसको, लेकिन वो घर ना जाके कहीं और चला गया होगा। तो ये क्या हो गया अपूर्ण भूत, पता नहीं चल पा रहा है कि वो वास्तव में गया था या फिर कहाँ चला गया। जा तो रहा था लेकिन वास्तव में क्लियर नहीं हो पाया कि पहुँचा डेस्टिनेशन तक कि नहीं, तो यहाँ पे संदिग्ध वाली बात है, तो उसको क्या कहेंगे अपूर्ण भूत। तो वह खा रहा था, तब खा रहा था, तो यहाँ पर एक अनुमान ये भी लगाया जा सकता है कि जब तक व्यक्ति उसको देख रहा है कि खा रहा था, हो सकता है वो व्यक्ति चला गया होगा, बाद में वो खाना नहीं खाया होगा, फेंक दिया होगा, तो उसको क्या कहेंगे अपूर्ण भूत, मतलब भूतकाल में पूरा काम नहीं हो पाया। समझ गए। संदिग्ध भूत भी एक तरह से अपूर्ण भूत ही है, जिसमें कि संभावना का अर्थ बताता है। जैसे वर्षा हुई होगी, ठीक है, ये संदिग्ध भूत है, वर्षा हुई होगी अनुमान कर रहा है, तो अनुमान जहाँ आएगा तो वहाँ संदिग्ध भूत हो जाएगा। सामान्य भूत मतलब समझ ही रहे, वह गया,
वह पढ़ा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए, अपूर्ण भूत। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। क्या देखिए, माता पिता पूजनीय है, यहाँ देखिए पूजनीय गलत लिखा है, पूजनीय इस तरह से होता है, पूजनीय, ये वर्ड सही है, पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यही गलत है। आगे देख लेते हैं, कमायनी उच्च कोटि का काव्य है, ये सही लिखा है। आपका भविष्य उज्ज्वल है, ये भी सही लिखा है। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है, ये भी सही। संस्करण पुल्लिंग है तो पुल्लिंग प्रयोग किया, ये भी सही। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए, जो कि अशुद्ध वाक्य बोला था चुनने, तो ऑप्शन ए अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है 14 सितंबर। 14 सितंबर 1949 को जो है अपनाया गया था राजभाषा के रूप में हिंदी को। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में मनाया गया था। इस वजह से 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। उस समय बोला गया था कि हिंदी को जो है प्रत्येक राज्यों में बढ़ावा देनी चाहिए। ठीक है, जिस वजह से प्रत्येक साल हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाने लगा। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका तत्सम शब्द बताना है। ठीक है, तत्सम मतलब क्या है, संस्कृत वाला वर्ड, तद्भव हिंदी वाला वर्ड। तो तत्सम यहाँ कौन सा वर्ड होगा, संस्कृत वाला वर्ड कौन सा नज़र आ रहा है, अश्रु आ रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन है। अगर आप पूरा वीडियो देखते होंगे, जो वीडियो अपलोड पहले से है, तो ये सब सवाल बनाने में कुछ नहीं लगेगा, आप देखेंगे फटाफट आंसर बोलेंगे। क्योंकि ये सब हम हर वीडियो में बताते हैं, तो आपको रेगुलर वीडियो देखते रहना है, ताकि जो भी ग्रामर से बनने वाली चीज़ें होती हैं हम हर चीज़ को बता देते हैं। नेक्स्ट, इसमें बोला गया शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करें। देखिए, शुरुआत ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में है। ठीक है, आपका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। देखिए, रो इसको हम क्या बोलते हैं, इस तरह से जो घुमा रहेगा ये रो हर्षुकर है। एक रो इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से, तो ये रो द्रुहुकर है। ठीक है, अगर बोलेगा शुरू लिखने, किस तरह से लिखे, तालम से हर्षुकर, रो में द्रुहुकर। ठीक है, ये हुआ सही वर्ड शुरू का। लेकिन जब शुरुआत बोलेंगे तो रो में हर्षुकर वाला होगा, तो इसमें देखिए घुमा हुआ रो वाला है, इसमें देखिए रो में द्रुहुकर, तो ये गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन बी वाला सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका शत्रु का पर्यायवाची शब्द बताना है। देखिए, सहचर तो होगा नहीं, साथ वाला होता है, मनुज तो होगा नहीं, सखा मित्र होता है, तो अड़ी बजता है, अड़ी ही इसका शत्रु का जो है पर्यायवाची शब्द है। सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया लिंग निर्णय करना है, पानी के बारे में बताना है। तो पानी क्या है, पानी पुल्लिंग है। अनुवाद क्या बनाते हैं पानी का, पानी साफ है, पानी बह रहा है, पानी गंदा है, तो पुल्लिंग वर्ड है। सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया अंग अंग फूले न समाना में मुहावरे का क्या अर्थ है। इसका सही उत्तर है आपका आनंद विभोर होना, मतलब बहुत आनंदित हो जाना। ठीक है, विभोर मतलब बहुत। नेक्स्ट, सूक्ष्म शब्द का विलोम बताना है। ठीक है, सूक्ष्म का अर्थ क्या होता है, छोटा। ठीक है, अदृश्य मतलब गायब, जो दिखता नहीं है। दृष्टत्य मतलब कि जो दिख रहा है, निश्चित तो समझ ही रहे हैं कि वास्तव में है। स्थूल का अर्थ होता है बड़ा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, विलोम पूछा है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सूक्ष्म का स्थूल। नेक्स्ट, इसमें बोला गया संकर शब्द का अर्थ क्या है। देखिए, संकर शब्द का अर्थ है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, जैसे रेलगाड़ी। ठीक है, रेलगाड़ी ये आपका दो भाषा का शब्द है। रेल क्या है, अंग्रेजी वर्ड है, RAIL, रेल अंग्रेजी वर्ड है, और गाड़ी हम लोग का प्रयोग किया हुआ भाषा है, तो ये बन गया क्या, रेलगाड़ी। तो दो भाषा से लिया गया शब्द हो गया, रेल हो गया अंग्रेजी और गाड़ी हो गया हिंदी वर्ड, तो इसको क्या कहेंगे, रेलगाड़ी। तो इसको कहेंगे क्या, संकर शब्द है। इसी तरह से और भी वर्ड है संकर शब्द, मोमबत्ती। ठीक है, मोमबत्ती। ठीक है, मोम हो गया आपका क्या, हिंदी वर्ड, बत्ती क्या हो गया, फारसी वर्ड, तो ये आपका क्या बन गया, संकर शब्द। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो के लिए एक शब्द चुनना है। तो इसका सही उत्तर है आमरण व्रत, मतलब मरते वक्त तक उसका व्रत रहेगा चालू।
ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, इसमें 28 से 33 में एक गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़कर समझकर जवाब देना। तो गद्यांश पढ़ेंगे, आसान गद्यांश है, आप भी पढ़कर समझकर उत्तर दे सकते हैं। आपको हम बता देते हैं सिर्फ आंसर, ठीक है। पढ़ेंगे तो बहुत आसान लगेगा, कहानी की तरह है, कहीं कुछ कठिन नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। इसमें देखिए बोला गया क्या है, इस गद्यांश में बताया गया किसके किसके बारे में, मानव के बारे में, सुकिया के बारे में, भट्टे के बारे में। अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ देखिए आपको सारा जवाब मिल जाएगा। देखिए भट्टा है, भट्टा के बारे में कहा गया है। और आगे देखिए मानव कहीं लिखा है, देखिए मानव भी है, सुकिया भी है, मतलब सबके बारे में बोला गया है। किसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसी तरह से खोज के भी आप जवाब दे सकते हैं। तो हम आपको आंसर सिर्फ बता देते हैं। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, देखिए ये सवाल जो है, दिन रात में कौन सा समास है, ये तो ग्रामर का है, आराम से बता सकते हैं। कौन सा समास है, द्वंद्व समास। देखिए हाइफन से जुड़ा हुआ है तो द्वंद्व समास कहलाएगा। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है भट्टा खुलने पर क्या होता है। जब कहानी पढ़ेंगे तो आपका जो है ये दोनों बात दिया गया है कहानी में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मनोहर शब्द समास के किस भेद से संबंधित है, ये तो ग्रामर से कहा है। तो मनोहर का अर्थ क्या होता है, मन को हरने वाला, इसको यही बोलते हैं, मन को हरने वाला, ठीक है। तो को आया तो को किसका विभक्ति होता है, कर्म का, अर्थात कारक का चिन्ह दिखा, तो कारक किस में आता है भाई, तत्पुरुष में आता है। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका विकल्प में जो कौन सा, कोटि का समानार्थी शब्द क्या है, तो कोटि का अर्थ होता है करोड़, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो पहले आप कमल का जो है पर्यायवाची शब्द जान लेंगे क्या क्या होता है। जलज, नीरज, पंकज, राजीव, पुष्कर, ये सब जो है आपका कमल का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पे कमल का क्या हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन बी हो जाएगा, जलज। नेक्स्ट, इसमें बोला गया मृग का पर्यायवाची शब्द बताना है, आसान है, हिरन हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आगे जो है आपका इंग्लिश सेक्शन का सवाल है, तो इंग्लिश सेक्शन के सवाल को देखेंगे। इसमें बोला गया आपका फ्रेज दिया गया है, फ्रेज का अर्थ समझना है। बॉटम लाइन का अर्थ होता है इम्पोर्टेंट फैक्ट, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मतलब महत्वपूर्ण बिंदु या निष्कर्ष। नेक्स्ट, इनकरेक्ट वर्ड बताना है, गलत कौन सा वर्ड है। यहाँ देखिए मैच, क्रिकेट मैच होता है ना, या मैच का एक दूसरा अर्थ होता है दिया सलाई भी, तो ये मैच आपका सही है। मैटरनल मतलब मामा या माता से संबंधित, मतलब बोलते हैं ना मैटरनल अंकल, मतलब मामा, और इस मैटरनल का अर्थ क्या हो गया, माता से संबंधित, मतलब मातृ। मैकेनिज्म यांत्रिक, जो टेक्निकल भाषा में होता है, ठीक है। मटेरियल, मटेरियल इन्होंने गलत लिखा है, मटेरियल इस तरह से होगा METERIAL, ठीक है। ये मटेरियल सही होगा, वस्तु सामान, सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें पैसिव वॉइस बनाना है, एक्टिव वॉइस देखिए यहाँ हैव दिया है, ठीक है। तो आपका जो भी आंसर होगा वो हैव या है वाला ही बनेगा, क्योंकि वॉइस में तो यही होता है हैव या है जाएगा, अब प्लस बिन लग जाता है हैव वाला अगर रहेगा। तो खोल लीजिए ऑप्शन में क्या, यहाँ इज है, इज है, इज है, तीनों ऑप्शन गलत, सिर्फ ऑप्शन ए सही है। देखिए इसमें है जो बिन वाला है, बिन वाला आया है जिसलिए लगा है क्या, सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है। नेक्स्ट, ट्रिम्प, इसमें साइनोनिम्स बताना है। ट्रिम्प का अर्थ होता है आपका विजयी, ठीक है। तो इसका साइनोनिम्स क्या हो जाएगा, विक्ट्री, जीत, ऑप्शन बी सही है। सोरो का अर्थ क्या होता है, दुख, फेल्योर, असफलता, डिजास्टर, आपदा जिसको बोलते हैं, तबाही। नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे जो है 40 नंबर सवाल में बोला गया है, एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें से एक ऑप्शन इरर है, उसको चुनना है। बोथ हिज पेरेंट्स, देख एज वेल एज चिल्ड्रेन आर पेरेंट देयर, देखिए बोथ है, बोथ क्या मतलब दोनों, जब दोनों का अर्थ होता है तो दोनों ही इंक्लूड है,
तो जब दोनों इंक्लूड है तो बोथ अपने साथ क्या लेता है, एंड लेता है। तो यहाँ एज वेल एज दिया, यही आपका गलत है, बोथ के साथ एंड आएगा। तो ऑप्शन ए में एरर हो गया, सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है एंटोनिम्स वर्ड देना है डिले। डिले का अर्थ क्या होता है, लेट करना। तो उल्टा क्या करना है, हॉल्ड रोक कर रखना, रिस्ट्रिक्ट बाधा ये रोक कर रखना, पोस्टपोन भी स्थगित कर देना। एडवांस हो जाएगा इसका सही उत्तर, आगे बढ़ा देना। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया खाली स्थान भरना है। इलेक्ट्रिक गैजेट्स मेक हाउस चोर्स। चोर्स का अर्थ होता है घरेलू कार्य, ठीक है, घरेलू कार्य। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण घरेलू कार्य को क्या कर दिया है, हैंडी सुविधाजनक बना दिया है, हेल्पफुल सहायता युक्त बना दिया है, सुटेबल उपयुक्त कर दिया है, कन्वीनियंट सुविधाजनक बना दिया है। यहाँ पे दो मीनिंग का अर्थ आ रहा है सुविधाजनक। तो यहाँ पे या तो ऑप्शन ए भर सकते हैं या तो ऑप्शन डी भर सकते हैं। तो अब जानना है कि कौन सा ऑप्शन भराएगा, यही दोनों बेटर है। देखिए, हैंडी का अर्थ होता है कि वैसा सुविधाजनक बोलते हैं जिसको कि हम ले जाने में उपयोग करते हैं, कि आराम से हम लेके जा सकते हैं, ठीक है। जैसे एक उदाहरण से समझिए आप कि लैपटॉप है आपके पास, ठीक है, और एक कंप्यूटर है, दोनों का काम एक ही है, समझ रहे हैं। लेकिन लैपटॉप क्या है, हैंडी चीज़ है कि इसको आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर को नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि इसमें सीपीयू अलग है, यूपीएस अलग है, कंप्यूटर कीबोर्ड सब कुछ अलग अलग है, ढेर सारा सामान हो जाता है। तो ये आपका हैंडी नहीं हुआ। तो यहाँ कन्वीनियंट का अर्थ होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जो कि आपका काम में सहायक है या फिर सहायता देता है, तो वहाँ कन्वीनियंट ज़्यादा उपयुक्त माना जाएगा। हैंडी ले जाने के अर्थ में सही है। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तो बार बार हम ढोते ले जाते हैं नहीं, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका कन्वीनियंट सुविधाजनक, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका ए रिमार्क्स दैट एक्सप्रेस अप्रूवल और एडमिरेशन। अप्रूवल समझ रहे हैं, मंजूरी देना, एडमिरेशन मतलब क्या, प्रशंसा। एक ऐसी टिप्पणी जो कि मंजूरी देता है या व्यक्त करता है जिसमें कि प्रशंसा का उल्लेख हो, तो क्या होता है, कम्प्लीमेंट, जिसको कि हम बधाई बोलते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन है। और ये कम्प्लीमेंट का अर्थ होता है COMPLEMENT, पूरक। क्रिटिक, क्रिटिसाइज से बना है क्रिटिक, आलोचना जिसको बोलते हैं, ठीक है। सेंसर, सेंसर आपका जो है दो तरह से होता है, दोनों का आपको मीनिंग बता देते हैं। इस सेंसर का जो है अर्थ होता है आपका कलंक, ठीक है, CNSUR, सेंसर का अर्थ होता है कलंक। एक सेंसर होता है इस तरह से CENSOR, सेंसर, ठीक है, इसका अर्थ होता है परीक्षण करना या जांचना या काट छांट करना। जैसे फिल्म वगैरह बनता है तो फिल्म में क्या खराबियां हैं या अच्छाइयाँ हैं, तो उसके लिए एक सेंसर बोर्ड बना हुआ है जो कि उसका फिल्म का कुछ पार्ट काट सकता है अगर कुछ उसको ख़राब दिखे। तो कोई सीन अगर इस तरह का है तो उसको क्या कहें, सेंसर बोर्ड, मतलब काट छाट करने वाला भी बोर्ड बोलते हैं, मतलब एक तरह से समझिए निरीक्षण करने वाला, ठीक है। तो इसमें जो सही उत्तर हो गया था क्वेश्चन के अनुसार से ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट, इसमें बोला गया वर्टिब्रेट एनिमल दैट क्रॉल ऑन द ग्राउंड। वर्टिब्रेट समझ रहे हैं ना, कंकाल वाला या हड्डी वाला, ठीक है, मेरुदंड वाला जीव जो कि रेंगता है। क्रॉल मतलब क्या होता है, रेंगना, जो कि ज़मीन पर रेंगता है, उसको क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स कहते हैं। रेंगने वाला जानवर को रेप्टाइल्स बोला जाता है। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी, इंसेक्ट, कीट पतंग। एम्फीबियन, उभयचर, जो कि ज़मीन और पानी दोनों पे चल सकता है, जैसे मेढक, ठीक है, मगरमच्छ, ये सब क्या एम्फीबियन है। मैमल्स, जो बच्चा देता है उसको मैमल्स बोलते हैं, ठीक है, स्तनधारी जिसको कहते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए आपका एक नरेशन का सवाल है। इसमें देखिए रिक्वेस्टेड लिखा गया है, इसका मतलब जो है जो भी क्वेश्चन होगा उसमें प्लीज का वर्ड ज़रूर रहेगा, क्योंकि प्लीज ही चेंज होता है तो रिक्वेस्टेड में होता है। तो देखिए प्लीज किस में है, यहाँ आपका प्लीज है, यहाँ है, इसमें तो है नहीं, तो बी तो ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। डी में भी प्लीज नहीं है, ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों में देखना कौन सा सही है। तो यहाँ बोला गया राजीव शेयर टू हिज फ्रेंड प्लीज़ रिमूव योर शूज बिफोर एंटरिंग माई हाउस, इसमें तो सेंटेंस सही है। इसमें देखिए रिमूव हिज शूज कर दिया, हिज तो जब चेंज होगा वर्ड यहाँ पे सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार से चेंज होता है तभी जाएगा। यहाँ पे यहाँ इरर है, सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इसमें एंटोनिम्स बताना है। इनरिच, इनरिच का अर्थ होता है आपका गुणवत्ता बढ़ाना, ठीक है। तो गार्निश, गार्निश का अर्थ होता है आपका सजाना। गार्निश का अर्थ क्या होता है, सजाना।
डिस्प्लीज समझ रहे हैं, नाखुश करना या उदास हो जाना। ग्रेस, GRAC, ग्रेस का अर्थ क्या होता है? कृपा, ठीक है। डिप्लीट, डिप्लीट का अर्थ होता है खाली करना या कम आंकना। तो इनरिच का अर्थ हो रहा था गुण बढ़ा रहा है, तो डिप्लीट का अर्थ है कम आंकना, मतलब गुण कम कर दिया, उसका गुण नहीं बता रहा है, वैल्यू कम कर दिया। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी, एंटोनिम्स पूछा था। नेक्स्ट इसमें भरना है व्हेन द पेशेंट रिकवर्ड, जब पेशेंट क्या हो गया? रिकवर हो गया। ही वाज ब्लैंक फ्रॉम द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से उसको क्या कर दिया गया? देखिए, लिबरेट का अर्थ होता है मुक्त करना, जो आज़ादी के अर्थ में बोला जाता है मुक्त करना, अर्थात लिबरेट, जो गुलाम था उसको लिबरेट कर दिए। एक्विटेड होता है कि जो दोष से मुक्त किया जाता है, किसी पर किसी तरह का अपराध का लगा था कि ये मान लिया चोरी का उस पर आरोप लगा था, तो उससे जो छुटकारा मिलता है या मुक्त किया जाता है उसको कहते हैं एक्विट, ठीक है। डिस्चार्ज और डिसमिस, डिसमिस का अर्थ क्या होता है? बर्खास्त कर देना, जैसे नौकरी से उसको डिसमिस कर दिया, मतलब नौकरी से हटा दिए। तो यहाँ पे आपका जब हॉस्पिटल से ठीक होने के बाद पेशेंट को बाहर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट इसमें फ्रेज है, फ्रेज का अर्थ बताना है। टू बी इलिटेज मतलब उधेड़ बुन में, उधेड़ बुन में मतलब क्या? कष्ट में, क्या करे क्या नहीं करे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, उधेड़ बुन में। तो यहाँ पर कौन सा मीनिंग दे रहा है? तो इसका देखिए पहला ही मीनिंग सही है, टू फील अनकम्फर्टेबल एंड वरीड इन ए सिचुएशन, मतलब मुसीबत या दुख की स्थिति में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो बोला गया है इस सवाल में बोला गया है 4 ऑप्शन दिया गया है, एक ऑप्शन में सेंटेंस जो एरर है उसको ढूंढना है। दे ऑब्जेक्टेड टू मी कमिंग लेट, यहाँ देखिए जिरंड आया है, जिरंड के पहले मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। जब जिरंड आता है तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, पॉजेसिव का फॉर्मेट में बनेगा, पॉजेसिव होगा। तो पॉजेसिव में मी का क्या बनेगा? माई हो जाएगा। यहाँ पे माई अर्थ सही देगा, तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट इसमें बोला गया है एलिगेंट, इसका साइनोनिम्स बताना। एलिगेंट का अर्थ क्या होता है? भव्य या सुंदर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ग्रेसफुल। फ्रेटफुल का अर्थ होता है भयानक या डरावना। जॉयफुल का अर्थ क्या है? खुशी। फेथफुल वफादार। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी, ठीक है। मैथ आपका जो है क्लर्क या प्यून सबका एक ही सिलेबस है, मैथ का लेवल भी एक ही है। तो आप चैनल पर जाएंगे तो क्लर्क का कुछ मैथ अपलोड किया गया है, तो आप उन मैथ को देख सकते हैं, सभी का सेम मैथ ही है, बस संख्या अलग है कि क्लर्क वाले पोस्ट में 15 मैथ पूछा जाएगा और प्यून वाले पोस्ट में 35 मैथ पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं। अब हम आपके पास आएंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। थोड़ा वीडियो ज़रूर लंबा हुआ है लेकिन आपको हम पूरी जानकारी देने की कोशिश किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर थोड़ा बहुत भी कुछ सीखे हैं इस वीडियो को देखने के बाद, तब ज़रूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन दबा दें। नमस्कार, धन्यवाद।